नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस से फैली महामारी ने हमें एक बेहतर समाज बनाने का रास्ता दिखाया है। कोरोना की वजह से दुनिया का हर हिस्सा प्रभावित हुआ है। देश में लॉकडाउन लगाने पड़े, व्यापार पर बुरा असर हुआ और लोगों को मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा। लेकिन इस उथल पुथल ने हमें दुनिया को रीसेट करने का मौका भी दिया है। हम चाहें तो दुनिया को पहले से बेहतर बना सकते हैं। कम से कम लेखक तो ये मानते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक जानी मानी संस्था है। इसकी एनुअली मीटिंग दावोस में हर साल जनवरी महीने में कंडक्ट की जाती है। हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि इस किताब में श्वाब और मेलरेट ने सिर्फ अपना नजरिया बताया है। ये जरूरी नहीं है कि सरकारें, नीतियां बनाने वाली अथॉरिटीज और बिजनेस हाउस इन्हीं नजरियों को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला ले। लेकिन अगर आप एक रीडर के तौर पर इन बातों को समझना चाहते हैं तो ये किताब आपके समय की पूरी भरपाई करती है। इस समरी में आप जानेंगे कि आने वाले सालों में ग्लोबल इकोनॉमी का क्या रूप हो सकता है, नियोलिबरलिज्म इस महामारी को कैसे देखता है और इस महामारी से पर्यावरण पर क्या असर पड़ सकता है। 20 के मध्य तक ये साफ हो चुका था कि कोविड पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला है और इससे इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स, पर्यावरण कुछ भी अछूता नहीं रहेगा। ये एक निर्णायक समय है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि इस महामारी से उभरकर हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जो पहले से ज्यादा मजबूत, सुरक्षित और एडजस्टेबल हो। अगर हम चाहें तो एक ऐसी नई दुनिया बना सकते हैं। कोरोना कोई पहली महामारी नहीं है। इससे पहले 14वीं सदी में बुबोनिक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ का नाम दिया गया था, की वजह से यूरोप की लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। इस भारी नुकसान का अच्छा पहलू ये था कि इसने सामंतवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका था। इसकी वजह से आधुनिक विचारों को फैलने की जगह मिली। इतिहास में हुई दूसरी महामारियों की वजह से भी समय समय पर बहुत से सामाजिक बदलाव हुए हैं। हालांकि ये भी सच है कि मध्यकाल और आज की आधुनिक दुनिया में बहुत फर्क है। इस वजह से उस दौरान हुई महामारियों और कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स में अंतर होगा ही। आज की दुनिया में 3 चीजें बहुत बेसिक है। पहली है इंटरडिपेंडेंस, दूसरी है स्पीड और तीसरी है कॉम्प्लेक्सिटी। अब तीनों को समझते हैं। आज दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जाता है। एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश पर निर्भर है। अगर भारत कोई चीज बनाता है तो उसका रॉ मटेरियल किसी दूसरे देश से आता है, मशीनरी कोई और सप्लाई करता है और उस प्रोडक्ट के मेन कंज्यूमर किसी और देश में होते हैं। यानी ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और इनमें से किसी भी एक लेवल पर होने वाला बदलाव बाकी को भी प्रभावित करेगा। इस तरह क्लाइमेट चेंज सिर्फ तापमान और बायोडायवर्सिटी पर असर नहीं डालेगा, बल्कि इसकी वजह से लोग माइग्रेट करेंगे, फूड सप्लाई और गवर्नेंस की बुनियाद हिल जाएगी। अब जरा स्पीड का महत्व समझते हैं। आज दुनिया में हर कोई भाग रहा है। वक्त की कमी एक ऐसी समस्या है जो हर किसी को परेशान करती है। आज कोई चिट्ठी लिखकर हफ्तों का इंतजार नहीं करता है। फोन लगाना इंस्टेंट सॉल्यूशन है। ऐसे ही इंटरनेट हो, रेस्टोरेंट हो या कोई होम डिलीवरी, लोग सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट चाहते हैं। किसी के पास सब्र नहीं है। इसीलिए जो कंज्यूमर को फास्ट सर्विस दे सके वही मार्केट में टिक सकता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। आज चाहे कितनी तरक्की हो गई हो, इस बात का अंदाजा लगा पाना लगभग नामुमकिन है कि कल कौन सी नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कोविड कोई पहली आपदा नहीं है जिसने हमें हैरान कर दिया है। 2008 में हुए रिसेशन के लिए भी कोई तैयार नहीं था। यानी ये तीनों एस्पेक्ट्स इतने मजबूत हैं कि इनसे अब दुनिया की दशा और दिशा तय होने लगी है। आगे हम देखेंगे कि कोविड की वजह से क्या कुछ बदल सकता है। कोविड महामारी का आर्थिक जगत पर गहरा असर पड़ेगा। आगे हम उन 5 क्षेत्रों की बात करेंगे जो इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ये क्षेत्र हैं आर्थिक, सामाजिक, जियोपॉलिटिकल, पर्यावरण और तकनीकी क्षेत्र। एक बार ये समझने के बाद आगे हम कोविड के बिजनेस और लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव पर बात करेंगे। सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं। आज तक जितनी भी महामारियां आई हैं, सबने आर्थिक जगत को चोट पहुंचाई है। कोविड भी इनसे अलग नहीं है। हम सब देख रहे हैं कि आर्थिक तंत्र चौपट होने लगा है। दरअसल महामारियों के दौरान समस्या ये तय करने में होती है कि लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है या इकोनॉमी को बचाना। लेकिन ये सवाल महत्वहीन है। आइए समझते हैं कैसे।
जब लाखों लोग बीमार पड़ रहे हों तो मार्केट ठप हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि लोग आम दिनों की तुलना में खर्च कम करते हैं और जब तक महामारी कम या ठीक ना हो ऐसा हाल बना रहता है। ये बड़ा साधारण सा लॉजिक है। कोविड की वजह से अब तक ग्लोबल इकोनॉमी बुरी तरह खराब हो चुकी है। मार्च 2020 से मिले आंकड़े कहते हैं कि ये सदी की अब तक की सबसे बुरी हालत है। सबसे ज्यादा नुकसान सर्विस सेक्टर में हुआ है। अमेरिका, जहां लगभग 80% नौकरियां सर्विस सेक्टर में ही हैं, वहां सिर्फ मार्च और अप्रैल के महीने में 36 मिलियन लोग नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। बेरोजगारी की दर सारी दुनिया में ऐसी ही रहने वाली है। इन हालात में आने वाले सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है, हमें इसके लिए विचार करना होगा। सरकारें जीडीपी को ही इकोनॉमिक ग्रोथ का महत्वपूर्ण इंडेक्स मानती हैं और वेल्थ इक्वालिटी जैसी चीज पर उतना ध्यान नहीं देती हैं। इसके अलावा हैप्पीनेस और वेल बीइंग इंडेक्स पर भी कोई बात नहीं करता। आने वाले समय में इकोनॉमी का दायरा बढ़ाकर इसमें अपने प्लेनेट की बेहतरी के कॉन्सेप्ट को भी शामिल करना चाहिए। धरती पर मौजूद रिसोर्सेज कम है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस बात का ध्यान रखा जाना जरूरी है कि इनका पूरा इस्तेमाल करके खत्म ना कर दिया जाए। लेखकों का मानना है कि अगर सही तरीके से काम किया जाए तो इकोनॉमी और एनवायरमेंटल प्रोग्रेस एक साथ हो सकती हैं। इस महामारी की शुरुआत में ही बहुत से फैसले लिए गए थे। सरकार ने आर्थिक मोर्चों पर भी मदद करनी थी और हेल्थ क्राइसिस से भी निपटना था, लेकिन इसका आने वाले समय में क्या असर होगा, लोगों को ये समझ आ गया है कि सरकार दबाव में आकर किस तरह से काम करती है। उसके पास शायद पैसों का कोई पेड़ है। कोविड की वजह से किस तरह के सामाजिक बदलाव होंगे, इनको पूरी तरह समझने में वक्त लगेगा, पर लेखकों ने कुछ अनुमान लगाए हैं। इनका कहना है कि कोविड की वजह से नियोलिबरलिज्म पर लगाम जरूर लगेगी। नियोलिबरलिज्म सरकारों द्वारा अपनाया जाने वाला वो रवैया है जिसमें उनकी तरफ से कंपटीशन को बढ़ावा देने के नाम पर प्राइवेटाइजेशन की पैरवी की जाती है और अलग अलग सेक्टर्स में सरकारी नियंत्रण को कम करते हुए सोशल वेलफेयर की अवधारणा को खत्म किया जाने लगता है। ऐसा क्यों है, ये सवाल अपने आप से कीजिए। ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने इस महामारी पर अच्छी तरह काबू पा लिया है? कौन से देश इसमें पीछे रह गए? जून 2020 की कंडीशन को देखें तो नतीजे साफ हैं। हर उस देश ने इस मुसीबत का अच्छी तरह सामना किया है जिसने समय रहते पूरी तैयारी कर ली थी। इनमें ऐसे सब देशों का नाम आता है जहां आपसी विश्वास और समता का सिद्धांत फॉलो किया जाता है। सिंगापुर और साउथ कोरिया को याद कीजिए, जहां हालात जल्द ही सुधरने लग गए थे। अब यूएस और यूके के हालात को याद कीजिए, जो इस नियोलिबरलिज्म के समर्थक हैं। समाज में असमानता का होना कोई नई बात नहीं है, ये तो सदियों से बनी हुई है। लेकिन कोरोना जैसे संकट में इसकी वजह से होने वाले भयावह नुकसान से नजर तो नहीं फेरी जा सकती। इस तबाही ने सबसे ज्यादा समाज के कमजोर तबके को झिंझोड़ा है। इनके हालात वैसे ही खराब होते हैं, उस पर कोरोना की वजह से उपजी अव्यवस्था ने दोहरी मार लगाई है। इनके पास हायर क्लास की तरह वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं होता है। ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी जैसे लोग जो कम सैलरी पर काम करते हैं, अपनी जान को खतरे में डालकर रोजी रोटी कमा रहे हैं। आज हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारी जिंदगियों में इनकी कितनी अहमियत है, लेकिन इनको और इनके जैसे और कर्मचारियों को कभी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई जितना ये डिजर्व करते हैं। क्या ये माइंडसेट बदला जा सकता है? बेशक, लेकिन इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद रेसिज्म का असर अमेरिका में कुछ वक्त पहले दिखा था, जिसकी वजह से ब्लैक लाइव्स मैटर जैसा अभियान चला था, जबकि सालों पहले इसके खात्मे की घोषणा की जा चुकी थी। सामाजिक असमानता भी तो एक तरह का रेसिज्म ही है जो सिस्टम का बनाया हुआ है। इसे खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनके पास पावर होती है। हो सकता है कि कोविड के एपिसोड के बाद ऐसी कोशिश देखने को मिले। टैक्सेशन का उदाहरण लीजिए। टैक्स तब बढ़ाए जाते हैं जब इसकी जरूरत महसूस होती है। ये सरकार के दायरे में आने वाली चीज है। हो सकता है अब सरकारें सोशल बेनिफिट पर ध्यान देने लगे और आने वाले समय में कुछ और चीजें अपने अधिकार में ले ले। हो सकता है कि किसी बिजनेस या प्राइवेट ओनरशिप के एक्सपेंड होने की एक लिमिट तय कर दी जाए। हो सकता है कि अब सरकारें इस बात पर ध्यान दें कि समाज में एक व्यक्ति या ग्रुप की नहीं बल्कि सबकी तरक्की जरूरी है। हो सकता है कि सिक लीव और बेरोजगारी भत्तों को और ज्यादा बढ़ाने की बात की जाए। और अच्छी तरह समझें तो हो सकता है कि अब सरकारें और संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों को और मजबूत करें, ताकि एक ऐसे समाज का निर्माण हो सके जिसमें दो लोगों या दो समूहों के बीच असमानताएं ना हो, सब बराबर हों, कोई छोटे बड़े या अमीर गरीब का भेदभाव ना हो।
एक ऐसे समाज का निर्माण हो जो कमजोर वर्ग की जरूरतों और अहमियत को समझे और मौका मिलने पर उनकी मदद को हाथ बढ़ाए। इसमें अच्छी बात यह है कि अब युवा वर्ग आगे आ रहा है। युवा सामाजिक असमानता और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इस महामारी के पहले से युवा वर्ग के भी आर्थिक हालात खराब रहे हैं, इसलिए युवा इन परेशानियों को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स के लिए ये एक मुश्किल दौर है। कोविड के दौर से पहले ही जियोपॉलिटिक्स में उथल पुथल मची हुई थी। चाइना और यूएस का तनाव किसी से छिपा नहीं है। राष्ट्रवाद की भावना दुनिया भर के लोगों में घर करती जा रही है। ऐसा लगता है कि ये सब आने वाले समय में भी जारी रहेगा। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट केविन रेड पहले ही कह चुके हैं कि कोविड के बाद एक एनर्की का दौर आएगा। न यूएस और न चाइना किसी लीडिंग पोजीशन में रहेंगे। दुनिया में कोई सुपर पावर नहीं होगी। अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। लोग सामान और सूचनाएं हमेशा से ही यहाँ से वहाँ घूमते हैं। ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इस महामारी की वजह से ये थोड़े समय के लिए बंद रह सकता है, पर खत्म नहीं होगा। हाँ, ये तय है कि अब इसकी रफ्तार कम हो जाएगी। एक संभावना बनती है कि आने वाले समय में रीजनलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को रिप्लेस कर दे। यूरोपियन यूनियन और एशियन रीजन का अलायंस ज्यादा प्रॉमिसिंग साबित हो सकता है। वैसे भी कोविड के पहले इस दिशा में काम शुरू हो चुका था। इस महामारी ने ये भी समझाया कि दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन की कितनी जरूरत है। इस तालमेल की कमी की मुख्य वजह थी कि शुरुआती दौर में ही इस महामारी पर काबू नहीं पाया जा सका और हजारों जानें चली गईं। यूएस ने डब्ल्यूएचओ को फंडिंग बंद कर दी। हालांकि उस दौरान डब्ल्यूएचओ का बीमारी को लेकर अपना स्टैंड बदलते रहना भी सवालों को जन्म दे रहा था। फिर भी डब्ल्यूएचओ एकमात्र एजेंसी थी जो ग्लोबल लेवल पर कोऑर्डिनेट कर सकती थी। अब इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। अगर कोविड के बाद यूएस और चाइना के रिश्तों में कड़वाहट बनी रहती है तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन ग्रो करेंगे। किसी ग्लोबल लीडरशिप के न होने पर अफ्रीका के सब सहारा रीजन, एशियन और लैटिन अमेरिका देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यहाँ बेरोजगारी, गरीबी और भोजन की समस्या अपनी पीक पर होगी। कुछ देश जहाँ आपसी विवाद चलता रहा है, इसका फायदा उठाते हुए अपने कैदियों को रिहा करने की मांग भी करने लगे हैं। विकसित देशों को इन विकासशील परेशानियों से नजर नहीं फेरनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसके नतीजे गंभीर होंगे। ये महामारी एक दुखद घटना है, पर ये कोई आश्चर्यजनक या नई घटना नहीं है। पिछले 50 सालों में जानवरों से मनुष्यों के होने वाली बीमारियां 4 गुना बढ़ चुकी हैं। इसकी मुख्य वजह जंगलों के खत्म होते जाना है और बायोडायवर्सिटी की कमी है। वैसे इसके लिए भी मानव समुदाय ही जिम्मेदार है। वायु प्रदूषण की वजह से कोरोना वायरस का असर और ज्यादा हुआ है। लंबॉर्डी का उदाहरण ले लीजिए। ये यूरोप के सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाकों में से है। 2020 के मध्य में यहाँ कोविड से मरने वालों की संख्या इटली के दूसरे इलाकों की तुलना में दुगनी थी। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है जहाँ वातावरण दूषित होने की वजह से महामारी की गंभीरता बढ़ गई। आने वाले समय में ऐसा ना हो, इसके लिए हमें समझदारी से काम करने की जरूरत है। इस बीमारी में जब दुनिया भर में ताला लग गया तो CO2 के लेवल में कुछ कमी जरूर आई थी। ये स्वाभाविक था क्योंकि ज्यादातर कारखाने, प्रोडक्शन यूनिट और दूसरी एक्टिविटीज बंद थी। लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए काफी नहीं है। इसके लिए बहुत बदलाव की जरूरत है। वैसे इस बदलाव की उम्मीद कम है। कोविड की वजह से पहले से डगमगाता आर्थिक विकास और धीमा हो गया है। इस वजह से पर्यावरण को लेकर किए जाने वाले सुधार तो रोक ही जाएंगे। सरकारी तौर पर भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा ही। इन सब से पर्यावरण के हालात में सुधार की गुंजाइश नहीं रहेगी। सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसे अमल में लाया जा सकता है। सरकारी और बिजनेस हाउस मिलकर कोशिश कर सकते हैं कि अब ऐसा कोई काम न किया जाए जो पर्यावरण को और नुकसान पहुंचाए। अगर एक्टिविस्ट चाहें तो इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट को और मजबूत किया जा सकता है। यानी अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना जरूरी है तो उसमें इस बात पर खास जोर देना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटीज ना हो। जो भी उत्पादन हो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए। इसीलिए कठोर नियम बनाए जाने चाहिए और निगरानी भी की जानी चाहिए। महामारी की वजह से लोगों ने गैर जरूरी ट्रैवल करना कम कर दिया है। इसके साथ साथ आज बहुत से लोग ऑफिस जाने की जगह वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं।
इस वजह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो रहा है। भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम नजर आ सकते हैं। इन सब के बाद एक बात और समझ में आ गई है, और वो है हमें एक्सपर्ट की बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और किसी भी चेतावनी या आशंका को इग्नोर नहीं करना चाहिए। समाज में जो भी घटता है उसकी जिम्मेदारी सबकी है। हमें अपनी एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक बनने की जरूरत है। कुछ लोग अच्छी कोशिश भी कर रहे हैं। जून 2020 में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपनी संपत्ति से $17.5 बिलियन राइट ऑफ कर दिया। उनका अंदाजा है कि अब ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। इस तरह सबको अपनी भागीदारी तय करनी चाहिए। ये महामारी तो एक दिन चली जाएगी, पर इससे हुआ नुकसान लंबे समय तक झेलना होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वक्त की नजाकत को समझें और अभी से सही कदम उठाना शुरू कर दें। कोविड महामारी ने तकनीकी क्षेत्र में रफ्तार बढ़ा दी है। इस महामारी ने ज्यादा नुकसान ही किया है और पहले से चल रही परेशानियों को बढ़ा दिया है। सिर्फ एक तकनीकी क्षेत्र है जिसने रफ्तार पकड़ी है। श्वाब के अनुसार अब चौथी औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया चल रही है। कोविड से पहले इसकी गति तेज थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, बायोटेक्नोलॉजी और ऐसे बहुत से सेक्टर नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब इनमें और तेजी आ गई है। कोविड के साथ ही लगभग हर फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक मोड अपनी पीक पर आ गया है। ई लर्निंग, ई कॉमर्स, यहाँ तक कि ई अटेंडेंस भी। रोजमर्रा के हर काम के लिए इंटरनेट पर डिपेंडेंसी बढ़ गई। कोविड से पहले कितने लोग थे जो मेडिकल कंसल्टेशन भी फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से लेते थे? कितने स्कूल थे जहां ऑनलाइन क्लासेस चलती थी? और कितने लोग थे जो रोज वर्क फ्रॉम होम करते थे? अब ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बनने लगे हैं। इस तरह के दूसरे बदलाव देर सवेर हम अपनाते रहेंगे। ड्रोन डिलीवरी ऐसा ही एक बदलाव है जिसने होम डिलीवरी में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस तरह मोबाइल पेमेंट मोड भी आज बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑटोमेशन भी इस तरह अपनी जगह बना लेगा। कोविड की मार रेस्टोरेंट, रिटेल और एंटरटेनमेंट सेक्टर पर बुरी तरह से पड़ी है। हो सकता है कि इन सेक्टर्स में आने वाले वक्त में मशीनें इंसानों की जगह ले लें। इस तरह इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी कम किया जा सकता है। तकनीकों के अपने नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा सवाल है प्राइवेसी का। कोविड के मामलों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और निगरानी रखनी जरूरी थी ताकि वायरस की ट्रांसमिशन का रास्ता समझा जा सके। इससे जुड़े जितने भी ऐप लॉन्च हुए सबकी प्राइवेसी पॉलिसी पर सवाल उठाए गए, सिवाय टेरेस टुगेदर ऐप के जिसे सिंगापुर में इस्तेमाल किया गया। ये ऐप प्राइवेसी मेंटेन करते हुए कोविड की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। दुनिया में इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि इतनी निगरानी नागरिक अधिकारों का हनन हो सकती है और इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि कोविड की वजह से आने वाले कई सालों तक सरकारों को अपने नागरिकों का हेल्थ स्टेटस जानने के लिए ऐसी मॉनिटरिंग की जरूरत बनी रहेगी, लेकिन इसे लोगों की प्राइवेसी की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। एक बैलेंस बनाना जरूरी है। अभी तक हमने इस महामारी के बड़े स्तर पर होने वाले बदलाव समझे, यानी ये जाना कि दुनिया किस तरह प्रभावित होगी। अब जरा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस और इंडस्ट्री पर आने वाले सालों में किस तरह के बदलाव होंगे। दुनिया में ज्यादातर लीडर चाहेंगे कि जल्द से जल्द सब कुछ पहले की तरह चलने लगे ताकि वो भी अपने उसी पुराने सिस्टम पर काम करें जो उनके लिए फेवरेबल था। हकीकत ये है कि ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि अब पहले जैसा कुछ बचा नहीं है। बिजनेस की दुनिया के बड़े बदलावों की हम बात कर चुके हैं, जैसे डिजिटलाइजेशन, नए सप्लाई चेन मॉडल और सरकारों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। एक उदाहरण से इनकी जरूरत अच्छी तरह समझते हैं। 2010 में यूएस सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को 40,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया। 2012 में उस कंपनी को एक प्रतिद्वंदी कंपनी ने खरीद लिया। अब नए ओनर ने पुराना सरकारी ऑर्डर कैंसिल कर दिया। इस तरह से एक भी वेंटिलेटर डिलीवर नहीं हुआ। 2020 में यहाँ वेंटिलेटर की कमी कितनी घातक हुई ये सबने देखा। आने वाले समय में बिजनेस के ऐसे तौर तरीकों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोविड ने हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, रिटेल हर सेक्टर को तबाह किया और इनकी रिकवरी में भी लंबा समय लगेगा। ज्यादा बड़ी परेशानी ये है कि एक सेक्टर किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ा है। इस तरह एक में आई मंदी से दूसरे पर भी असर पड़ेगा। यानी एक रेस्टोरेंट बंद होता है तो उससे फूड आइटम सप्लायर, किसान, ट्रक ड्राइवर और न जाने कितने लोग प्रभावित होंगे। कोई भी सेक्टर इस रूल से अछूता नहीं है। इंडस्ट्रीज में भी ऐसे ही पैटर्न होंगे। जब ज्यादा लोग घर से ही काम करेंगे तो बड़े ऑफिसों की जरूरत किसे होगी, लेकिन इसके साथ ही उन चीजों की खपत बढ़ने लगेगी जो वर्क फ्रॉम होम में जरूरी होंगे।
इंटरस्टेट या इंटरनेशनल ट्रैवल जरूर कम होगा, पर लोकल ट्रैवल बढ़ सकता है। इसी तरह शिक्षा की फील्ड, जहां इस वक्त ऑनलाइन पढ़ाई जोरों पर है, वहां यूनिवर्सिटी कैंपस में भी कम स्टूडेंट्स नजर आएंगे। ऑनलाइन पढ़ने की वजह से कैंपस फीस पर भी सवाल उठाए जाएंगे और पढ़ाई करने के बाद बेरोजगारी भी मुंह उठाए मिलेगी। इस सब इंडस्ट्रीज का मोटो होगा फ्लेक्सिबिलिटी। हर इंडस्ट्री को लचीलापन अपनाना होगा और नए बदलावों को स्वीकार करना होगा। सस्टेन कर पाना तभी संभव है। इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि अब लोग पहले से ज्यादा संवेदनशील होंगे। 2020 में जब इस महामारी का शुरुआती दौर था और इटली सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक था, तब वहां जिस तरह से लोगों ने एकजुटता और एक दूसरे के लिए कंसर्न दिखाया, उसने बहुत सुर्खियां बटोरी। हम सब ने वो वीडियोस देखे कि किस तरह लोग बालकनियों में आकर एक दूसरे के लिए गाने गाते थे और शाम होते ही हेल्थ वर्कर्स का आभार प्रकट करते थे। अब सवाल ये उठता है कि ये सब सिर्फ इस महामारी तक के दौरान है या लोग वाकई बदल रहे हैं और एक दूसरे की ज्यादा परवाह करने लगे हैं। पुराने समय में भी महामारियां आती थी, लेकिन तब लोगों के बीच दूरियां बढ़ जाती थी। अब वो दौर नहीं है। अब लोग पहले से ही क्लाइमेट चेंज, लीडरशिप जैसी बहुत सी कॉमन प्रॉब्लम पहले से ही फेस कर रहे हैं। इसीलिए अब एकजुट होकर परेशानियों का सामना करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन इनमें एक बड़ी रुकावट भी है। इस महामारी ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला है। लोग घर में बंद हो गए हैं, कोई सोशल एक्टिविटी नहीं रही। ये सब कुछ इतनी जल्दी सुधरने वाला भी नहीं है। लोगों के मन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने को लेकर उलझन बनी हुई है। अपने बुजुर्गों की हेल्थ को लेकर सब परेशान है, लेकिन सबके मन में डर बैठ गया है। मेंटल हेल्थ तो महामारी के पहले से एक जटिल समस्या रही है। अगर लोग जागरूक हो रहे हैं तो इस दिशा में बेहतर प्रयास होने की उम्मीद जागती है। इसके लिए सरकारों को भी आगे आना होगा। हम सबको इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ निभाना है। हमारे पास दुनिया को बेहतर बना देने के लिए बस एक मौका है। अगर हम ऐसा ना कर पाए तो आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिजनेस सेक्टर बस मुट्ठी भर लोगों के हाथों में रह जाएगा। ये सामाजिक असमानता की खाई को और गहरा कर देगा। जब आज ही लोग क्लाइमेट चेंज की कुछ खास चिंता नहीं करते हैं तो आने वाले कल की तस्वीर तो और धुंधली हो जाएगी। ये सब बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि कोविड के बाद जब पुनर्निर्माण शुरू होगा तब आपसी सहयोग कितनी खास भूमिका निभा सकता है। ये नागरिकों को भी सोचना है और सरकारों को भी। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो उसी दिशा में चल दे जहां कोविड से पहले थे, या एक नई दिशा पकड़ लें। अगर हम वापस लौटते हैं तो मुसीबतों का पहाड़ सामने खड़ा है, और अगर हम दूसरी तरफ चलने लगते हैं तो देर सवेर अपनी मंजिल पा लेंगे। कुल मिलाकर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोविड-19 ने दुनिया उलट कर रख दी है, लेकिन इससे हमें ये मौका भी मिला है कि हम इस दुनिया का पुनर्निर्माण करके इसे पहले से बेहतर और ज्यादा जीने लायक बना दें। ग्लोबल इकोनॉमी से लेकर पर्यावरण तक सब इस बदलाव से गुजर रहे हैं। अब ये हमें तय करना है कि हम इस दुनिया को कैसा बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।